Hi everyone, welcome to Adbhuth Batch. My dear class 10 students, hope you all are doing absolutely amazing and सभी रेडी होंगे आज के इस important session के, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हो हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट की जो पोम शॉर्ट एंड स्वीट पोम फायर एंड आइस के हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. यू ऑल नो ये छोटू सी पोम का हम एक्सप्लेनेशन समरी एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, इसका एसेंस हम समझ चुके हैं. बट अब आता है टाइम एग्जाम ओरिएंटेड बात करने का कि हमारे एग्जाम में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का पैटर्न पूछा जा सकता है, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे. सो आई सजेस्ट यू ऑल टू कीप योर नोटबुक्स विद यू एंड लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर सेशन. ऑलराइट, फायर एंड आइस सबको पता है. जो छोटी सी पोम है इसका क्या अर्थ था, इसका क्या एसेंस था. सो नाउ हम कोशिश ये करेंगे कि हर बार जब हम ऐसा कुछ पढ़ें तो हम उस कहानी, उस पर्टिकुलर जो है कविता को रिकॉल करते जाएं, ताकि क्या है ना, तैयारी जितनी बार मेरी साथ होते जाए उसमें क्या ही दिक्कत है ना. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. चलो, एवरीवन नोज बिगिनिंग पार्ट जो है आपका लिटरेचर. लिटरेचर जो सेक्शन आता है एग्जाम में उसमें सबसे शुरुआत में जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कैसे? एक्सट्रैक्ट बेस्ड. एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो भी पार्ट या जो भी कविता आपने पढ़ी है उसमें ये एक पैराग्राफ या उसी का एक स्टैंजा उठा के आपके सामने बिल्कुल वैसा का वैसा रख देंगे. नाउ उस पर्टिकुलर स्टैंजा में ये आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे. क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है. दे कैन बी एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स, वर्ड मीनिंग, शॉर्ट आंसर, एनीथिंग. ओके, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है. एक सजेशन है, इन टाइप के क्वेश्चन में आपको मार्क्स फ्री में बंटते हैं. फ्री में बंटते हैं का मतलब क्या? आराम से आपको चीटिंग करा रहे हैं. बस आपको जो है एक चीज करनी है कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ सिर्फ आपको समरी पढ़ के नहीं जानी है ना, शॉर्टकट नहीं मारना. समरी क्यों देती हूं मैं? ताकि आप एग्जाम से पहले उसको पढ़ के जाओ. लेकिन एक्चुअल में जब आप शुरुआत करोगे ऑलवेज स्टडी द फुल एक्सप्लेनेशन. यानी अगर कोई चैप्टर है तो उसकी सारी लाइनें पढ़ेंगे आप मेरे साथ, या पोएम है तो उसके हर एक स्टैंजा की हर एक लाइन को समझेंगे. क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कभी आपको स्टैंजा दे दिया और पूछते हैं नेम द पोएम एंड द पोएट, ये कौन सी कविता से लिया गया है, किस कवि ने लिखा है. तो यार वो समझने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये लाइनें कहां से ली गई हैं. फॉर दैट यू हैव टू रीड. ओके, कुछ कुछ जो है टिप लेते जाना. और अब शुरुआत करते हैं नंबर 1 एक्सट्रैक्ट से. क्या करना है? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड केयरफुली चूज द करेक्ट आंसर. सो द एक्सट्रैक्ट इज, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से. कुछ कहते हैं कि आइस से. फिर कवि कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जितना मैंने इच्छाओं तृष्णाओं का एक्सपीरियंस किया है मुझे लगता है मैं उनके साथ हूं जो फायर को फेवर करते हैं. ऐसा आपका स्टैंजा दिया है एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपसे जो है यहाँ पे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो नाउ यू नो कि पोएम में है तो मात्र 2 ही स्टैंजा. तो कहानी आपके लिए बड़ी आसान है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होंगे. 2 ही स्टैंजा की तो पोएम है. तो ये जो दिया है ये फर्स्ट स्टैंजा है. अब फटाफट से समझते हैं. पोएम का नाम क्या है? फायर एंड आइस. कविता का नाम है फायर एंड आइस. अब फायर यानी होता है आग, आइस होती है बर्फ. सो यहाँ पे 2 टाइप के लोग बताए हैं, यानी 2 पार्ट्स में लोगों को बांटा गया है, 2 सेक्शन में. एक ग्रुप ऑफ पीपल मानता है कि दुनिया का अंत होगा फायर से, यानी आग से जो है पूरी दुनिया जल के राख हो जाएगी, है ना, भस्म हो जाएगी पूरी. एंड एक ग्रुप मानता है कि नहीं नहीं, पूरी दुनिया जो है ना बर्फ से मतलब जमकर जो है पूरी ऐसे ठंडी पड़ जाएगी. जैसे होता है ना बर्फ में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और सब बर्फ की जगह जम जाएंगे, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं फील कर पाएंगे, कुछ भी सेंस नहीं कर पाएंगे. तो अब इस कविता में फायर ऑन आइस क्या है? एक सिंबल है, एक प्रतीक है. हाँ, एक्चुअल में हम आग और बर्फ की बात नहीं कर रहे हैं. कवि जो है बहुत ही स्मार्ट तरीके से ह्यूमन क्वालिटीज, 2 ह्यूमन जो है क्वालिटीज को दर्शा रहे हैं. तो पहली जिसकी बात की गई है वो क्या है? वो है डिजायर. यानी पहली ह्यूमन का जो बिहेवियर है जिसकी बात की है दैट इज डिजायर. है इच्छाएं, जो इंसान की अनंत इच्छाएं होती हैं कि ये कर लें, ये मिल जाए, ये कमा लें, सक्सेसफुल हो जाए, गाड़ी बंगला पैसा, आज ये फोन कल दूसरा फोन, है ना. ये सब इच्छाएं होती है ना, अनंत इच्छाएं, उन्हें हम डिजायर कहते हैं. तो यहाँ पे कवि कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर.
कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा और कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, आई यानी कवि खुद के लिए कहते हैं, जो मैंने, टेस्ट का मतलब क्या है, चखा, मतलब यहां ऐसे स्पून से नहीं चखा, यहां पे टेस्टेड का मतलब है एक्सपीरियंस से, यानी मेरा जो अनुभव रहा है ना, अपने उन्होंने जीवन में जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, खुद को थोड़ा उन्होंने परखा जांचा, तो उन्होंने कहा जितना मैंने अनुभव किया है ना, उतना मैंने किसका अनुभव जो किया है, डिजायरों का, यानी इच्छाओं का, तृष्णाओं का, जो अनंत इच्छाएं होती हैं, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इंसान को चैन से जीने ही नहीं देती। तो वो कहते हैं कि आई होल्ड विथ दोज। होल्ड विथ दोज का मतलब क्या है, होल्ड विथ का मतलब है पक्ष में, यानी मैंने क्योंकि डिजायरों को चखा है, उसका अनुभव किया है, तो मैं उन लोगों के पक्ष में हूं, यानी दो पक्ष के लोग हैं ना, तो कहते हैं मैं उन लोगों के पक्ष में हूं जो फेवर फायर, यानी जो कहते हैं कि दुनिया आग से जलेगी, मैं उनके साथ हूं। तो आग और डिजायर से क्या कहना है कि जैसे जो है आग से, जैसे आपने देखा होगा ना, आग बहुत जल्दी फैलती है, यानी आपने देखा हो हल्की सी आग लगी हो ना किसी फैक्ट्री में तो पूरी जगह फैल जाती है। तो वैसे ही कहते हैं कभी कि जैसे डिजायर, जैसे इच्छाएं है ना, इंसान के अंदर एक इच्छाएं से होते होते हजारों इच्छाएं होने लगती हैं, अनंत इच्छाएं, और उन इच्छाओं में इंसान इतना भटक जाता है, इतना उन्हीं में खो जाता है, दिन रात परेशान रहता है। तो वो इच्छाएं जैसे आग जला देती है, वैसे ये अंदरूनी इच्छाएं इंसान को जो है एकदम से लपट लेती है और एकदम से विनाश आ सकता है। यानी जो जितने सारे लोग हैं जो क्यों काम कर रहे हैं, हम हर चीज क्यों कर रहे हैं, हमारे सिर्फ इच्छाओं के लिए, है ना, कि ये इच्छा करनी है। देखो मानव धर्म अलग है, व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क आप ह्यूमैनिटी रखो, आपकी इच्छा एक लिमिट तक ठीक रहती है, यानी डिजायर को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि डिजायर खत्म नहीं होंगे बेटा, एक इच्छा से दूसरी आती ही है। आप कहोगे मैम इतनी बड़ी इच्छा थोड़ी ना करी हमने, एक छोटी सी तो इच्छा करी है कि इतनी हमने पढ़ाई की तो एक फोन मिल जाए, लेकिन उस एक फोन मिलने की इच्छा से ना हजारों इच्छाएं पैदा होती है। अच्छा फोन भी कौन सा, नहीं अच्छा वाला, क्योंकि ये चल रहा है, फिर उस फोन के बाद 10 नए फोन आ जाएंगे ना, हर महीने तो नया फोन लॉन्च होता है। तो ऐसे इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती इंसान की, है ना। आप जितने भी बड़े बन जाओ, जितने भी सक्सेसफुल बन जाओ, देयर विल बी एवरी टाइम कि आपसे ऊपर ऊपर कोई ना कोई प्रेजेंट ही रहेगा, है ना, वो आपका ऊपरी कोई ना कोई होता ही है। तो तभी कवि कहते हैं यहाँ पे कि जितना मैंने अनुभव किया है तृष्णाओं का, इच्छाओं का, उससे मैं उन लोगों के पक्ष में हूं जो कहते हैं कि भाई आग से जल जाएगी। कौन से, डिजायर रूपी आग से जो है दुनिया का अंत होगा। ठीक है, पहला स्टैंजा ये कहता है, क्लियर है, याद आ गया सब कुछ। तो नाउ आई होप कि सब जो है मुझे आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डज फायर रेफर टू, यानी कवि के अनुसार फायर यानी आग किसे रेफर करता है या किसे दर्शाता है, किसका प्रतीक है। तो अभी हमने बताया कि कवि ने क्या कहा, फायर को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, डिजायर से, यानी इच्छाओं से। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर रेफर्स टू वायलेंट डिजायर्स, पैशंस एंड जेलसी, यानी जो हमारी बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं से हो जाते हैं ना हम अंधे, फिर इच्छा होती है कि मेरे पास तो ये है, उसके पास वो ज्यादा अच्छी चीज है, तो और जेलस होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। तो ये सारी चीजों को उन्होंने मेंशन यहाँ पे किया है। आप चाहें तो सिर्फ डिजायर भी लिख सकते हैं या उसको एलैबोरेट करके भी आंसर को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 व्हिच सेज व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब सवाल अच्छा है, सवाल ये कहता है कि कवि उनके साथ, होल्ड विथ का मतलब क्या है, हाथ नहीं पकड़ा हुआ है। होल्ड विथ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी के साथ रहना या किसी के पक्ष में, है ना, कि ये किसी की साइड ले लेना, है ना। जैसे दो टाइप, आपके दो फ्रेंड्स हैं तो आपने किसकी साइड ली, किसके पक्ष में हो। सो वही है कि व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो कवि उनकी साइड क्यों ली जो कहते हैं कि भाई फायर से दुनिया का अंत होगा। सो हियर इज द आंसर, द पोएट टेक्स साइड विद दोज हु बिलीव that the world will be destroyed by fire and thus connects it with desire। ठीक है, वो किनके साथ जो है रहते हैं, कि उनके साथ जो बिलीव करते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से होगा, and thus connects it, और उस फायर का रिश्ता वो किससे जोड़ते हैं, डिजायर से। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, डिजायर इज पावरफुल एंड वुड बी अ क्विक एंड, यानी डिजायर जो इच्छाएं होती है ना उनमें इतनी शक्ति होती है कि आग की तरह वो लपट सकती है इंसान को, यानी एक बार इच्छा जागी
तो इच्छाएं जागती जागती मतलब ना ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं हमारी, ये होगा वो होगा गाड़ी को, तो इच्छाएं जगती रहती है। तो वो जो है एकदम क्विक एंड यानी उससे बहुत ही जल्दी अंत आ सकता है। मोर ओवर यानी इससे ज्यादा, द फैक्ट दैट ही हैज हैड पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिजायर लीड्स हिम टू कंक्लूड दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यानी एक तो डिजायर तो ऐसे ही होते हैं, मोर ओवर उससे ज्यादा द फैक्ट दैट ही हैज हैड पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी उन्होंने कहा था ना आई हैव टेस्टेड डिजायर, टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो टेस्टेड यानी उनका खुद का अनुभव रहा है ना। तो होता है ना यार हमारा लाइफ में कभी कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई अनुभव होता है, तो उससे हम लोगों को ज्यादा बता सकते हैं क्या कि यार मैंने जो है ये पर्टिकुलर चीज एक्सपीरियंस की है, तो मैं इस बात को तो बिल्कुल ही ना डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है कि नहीं। तो ऐसा ही हुआ पोएट के साथ, उन्होंने कहा कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से कि उन्होंने इच्छाओं को और अच्छे से जाना है, तो ये लीड्स हिम टू कंक्लूड, यानी इस चीज से उन्हें राह मिलती है ये कंक्लूड करने की, ये सार निकालने की कि दुनिया का अंत कैसे होगा, फायर से होगा। ओके, क्लियर है। तो आप इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए, इट्स क्लियर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक MCQ जैसा आप देख पा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में है। एक सवाल पूछा है जिसके 4 ऑप्शन दिए हैं। सो इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल पोएटिक डिवाइस पे है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सो सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, है ना। जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप सही जो है यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे। क्वेश्चन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज, यानी जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा है, जो अभी मैंने आपको स्टैंजा बताया है, उसमें इन चारों में से कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। सो द 4 ऑप्शंस आर A B C D। क्या क्या ऑप्शंस हैं? एनाफोरा, ऑक्सीमोरन, सिनेक्डिकी एंड सिमिली। तो अब उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये चारों होते क्या है पोएटिक डिवाइस। नाउ आई टेल यू वन थिंग, इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही वास्ट है, सबको पता है मैम बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। क्या हमें सारे पढ़ने हैं? नहीं। आपके जो पर्टिकुलर पोएम्स आपको दी गई हैं उसमें जो जो पोएटिक डिवाइस यूज है ना, हम सिर्फ वो एक उतने ही दायरे में बात करेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्लास 10th आपका जो भी पोएटिक डिवाइस नेसेसरी है वो मैं बताती जाऊंगी आपको, राइट, जो कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब एक चीज मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में ये नाम दिए हैं, तो ये मेरा अधिकार बनता है, अधिकार तो नहीं, खैर ये मेरी ड्यूटी बनती है ना, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जो है आपको इन सभी का मीनिंग एक बार बता दूं, राइट। बिकॉज नाउ आई टेल यू अकॉर्डिंग टू ग्रेड 10th इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो बोलोगे मैम एनाफोरा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमिली तो है ही, सिमिली तो बिल्कुल आना चाहिए। ऑक्सीमोरन और सिनेक्डिकी आप में इतना पूछा नहीं जाता है आपके क्लास 10th में, बट फिर भी क्योंकि ऑप्शंस आए हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे से इनको एक बार समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, मैं चाहती हूँ ईच वन ऑफ यू शुड नोट इट डाउन। मैं यहाँ पे इनके मीनिंग्स बताऊंगी, आप नोट डाउन करिएगा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा इज बेसिकली रेपिटेशन। अब बोलो मैम रेपिटेशन, तो अभी हमने पढ़ा था कि रेपिटेशन अलग होता है एक जो है फिगर ऑफ स्पीच, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। यहाँ पे भी रिपीट हो रही है चीजें, दोहरा रही हैं, तो भी सही बात है। लेकिन यहाँ क्या दोहरा रहा है? यहाँ जो है रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स फ्रेजेस के फॉर्म में। जैसे कि क्या समझे आप कभी अपना सोशल मीडिया यूज करते हो तो स्टेटस या बायो वगैरह डालते हो ना, कैसा डालते हो बायो? कुछ लोग डालते हैं कैसे, बी काइंड, बी हैप्पी, है ना, बी ग्रेटफुल, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल, जो भी मतलब यहाँ पे आप वर्ड्स लिख रहे हो। तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे एक फ्रेज टाइप के फॉर्म में रिपीट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे हम बी को रिपीट कर रहे हैं, बी काइंड, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल। तो ये जो फ्रेजेस में रिपीट, ये पूरा सेंटेंस नहीं है ना, ये पूरा एक सेंटेंस नहीं है, इसका सिर्फ किस में अर्थ है? फ्रेज के तौर पे अर्थ है। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं इसे एज एन एनाफोरा, कि एक फ्रेज रिपीट कर रहे हैं, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है? ऑक्सीमोरन। अब ऑक्सीमोरन में क्या होता है, देखो ऑक्सीमोरन में कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स आते हैं। क्या बोला मैंने? आराम से सुनो, बिल्कुल घबराना नहीं कि मैम कौन सी दुनिया में पहुंच गए हम। कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका मतलब होता है ऑपोजिट।
ऑपोजिट का मतलब समझते हो ना, उल्टी चीजें, जैसे नॉर्थ तो साउथ, ईस्ट तो वेस्ट, ऊपर नीचे, ऑपोजिट होता है ना, अच्छा बुरा, फेथफुल अनफेथफुल, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो ऑक्सीमोरन में क्या होता है, जब एक ही लाइन में पास पास में साथ साथ में ऐसे टर्म्स लिख दिए जाएं, जैसे जैसे एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल देती हूं, ही वॉज क्लियरली कंफ्यूज्ड। अब देखो यहाँ पे अच्छे से सुनना है ना, ये एग्जांपल है, ही वॉज क्लियरली कंफ्यूज्ड, यानी वो इंसान जो है बिल्कुल साफ तरीके से कंफ्यूज था। अब मुझे एक बात बताओ, क्लियर का ऑपोजिट क्या होगा, कि आपको दिमाग में कोई चीज क्लियर है, मैम मैंने ये पढ़ाया, मैम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर का उल्टा क्या होगा, नहीं मैम कंफ्यूज है। तो ये दोनों वर्ड्स ऑपोजिट हैं लेकिन साथ साथ में यूज किए जाए हैं, यानी ही वॉज क्लियरली कंफ्यूज, यानी वो बिल्कुल ही साफ तरीके से कंफ्यूज था। या फिर जैसे आप कोई भी और वर्ड्स यहाँ पे ले सकते हो, ही वॉज फेथफुली अनफेथफुल, है ना, ही वॉज फेथफुली अनफेथफुल, यानी जो भी आपको समझ आते हैं यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स हैं, उन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ही वॉज ट्रूली रॉन्ग या ही वॉज ट्रूली नॉट ट्रू, तो ये सब क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है, अपोजिट टर्म्स है जो पास में यूज किए गए। तो ऐसा आपको कहीं देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन। क्लियर हुई बात, समझ आई? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका आता है, दैट इज सिनेक्डिकी। अब सिनेक्डिकी में क्या होता है, इसको हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, सिनेक्डोश नहीं करना है, इसको बोलोगे सिनेक्डिकी। ओके, डिकी टाइप साउंड होगा, सिनेक्डिकी। अब सिनेक्डिकी क्या होता है, इसमें बेसिकली एक बात का कोई पार्ट, ध्यान से सुनना, एक पार्ट का हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट होल, WHOLE होल। इसका क्या मतलब है, क्या सेंस है, पूरा समझाऊंगी। देखो मैच वगैरह देखते हो कभी, क्रिकेट वगैरह देखा है, फुटबॉल कभी कुछ देखा होगा ना, तो आप कभी कोई टीम जीत जाती है तो हम क्या कहते हैं, इंडिया वन बाय, जैसे इंडिया जीत गई, ठीक है, इंडिया की बात करें हम, इंडिया जीत गई, इंडिया वन बाय 5 विकेट्स, है ना, 5 विकेट से जो है इंडिया जीत गई। अब मुझे एक बात बताओ, पूरा इंडिया खेलने गया था क्या, है सब जा रहे हैं, तुम भी जा रहे हो, मैं भी जा रही हूँ, पूरा हिंदुस्तान जा रहा है खेलने, नहीं, इंडिया 1 बाय 5 विकेट से हमारा तात्पर्य ये था कि इंडिया से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम, है ना, हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली पार्ट ले लिया, मैंने इंडियन क्रिकेट टीम की जगह से इंडिया उठा के रख दिया, मैंने कह दिया इंडिया 1 बाय 5 विकेट्स। मेरे कहने का तात्पर्य क्या था कि इंडियन क्रिकेट टीम, लेकिन मैंने एक हिस्सा यूज कर लिया, मैंने सिर्फ इंडिया वर्ड यूज किया। तो सिनेक्डिकी तब होता है जब हम कोई पूरी बात कहना चाह रहे हो लेकिन हमने एक हिस्सा उठाया हो। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, ये बहुत ही कॉमन चीज है, रवि बॉट, बॉट का मतलब पता है ना, खरीदना, रवि बॉट न्यू सेट ऑफ व्हील्स, रवि बॉट न्यू सेट ऑफ व्हील्स। इसका मतलब पता है क्या होता है, न्यू सेट ऑफ व्हील्स, सेट ऑफ व्हील्स, व्हील्स मतलब क्या होते हैं, पहिए होते हैं, तो क्या उसने नए पहिए खरीदे, नहीं, सेट ऑफ व्हील्स एक्चुअली एक हिस्सा है ये बताने के लिए कि अरे भाई उसने एक नई कार ले ली है। ओके, सो सेट ऑफ व्हील्स क्या है, बस पूरी कार का एक हिस्सा है जिसकी बात हमने की, लेकिन एक्चुअल में हम क्या बता चाह रहे हैं कि भाई उस बंदे ने पूरी की पूरी कार खरीदी है। ठीक है, सो सिनेक्डिकी क्या है, क्लियर हुआ, एक पार्ट का यूज करते हैं पूरी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको आता होगा, ये क्या है भाई, ये सिमिली। सिमिली में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी तुलना करते हैं। सिमिली तो सबको पता है, और तुलना करते टाइम हम इन दो शब्दों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, इसका, लाइक का और एस का। तुलना समझ आती है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुलना कब करोगे, जब दो चीजें होंगी, है मैं अकेली यहाँ खड़ी हूँ, बोलोगे नहीं नहीं मैम आपकी हाइट तो छोटी है, छोटी कब कहोगे भाई, जब मेरे आसपास कोई और खड़ा रहेगा जो मुझसे बहुत लंबा होगा। तो तुलना करने के लिए यू नीड एनीवन एल्स, राइट। तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी इजी सा एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे शी इज एज ब्यूटिफुल, शी इज as beautiful as
रोज, ठीक है, शी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज। रोज क्या होता है? गुलाब का फूल होता है, कितना सुंदर होता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुलना करके बता रही हूँ कि भाई मेरी एक दोस्त है वो बहुत ही सुंदर है। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कितनी सुंदर है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, भाई शी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, मतलब किसकी तरह सुंदर है? एक गुलाब के फूल की तरह सुंदर है। तो यहाँ हिंदी में कैसा साउंड आ रहा है भाई? की तरह। तो यहाँ हम तुलना कर रहे हैं किसकी? उस लड़की की गुलाब से, कि जैसा गुलाब सुंदर है ना वैसी ही वो सुंदर है। तो सिमिली समझ आया, ये सारे टर्म समझ आए। जस्ट बिकॉज आपके ऑप्शंस में दिए हैं तो वी नीड टू नो ऑल ऑफ देम, बट आपके दिमाग में आप एनाफोरा और सिमिली को बिल्कुल फिक्स करके रखेंगे, ठीक है। ये पूरी डिटेल आ गई, तुम लोग 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई विल गेट असाइड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे, देन यू कैन नोट इट डाउन लेटर। एंड अब फाइनली हम एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या था? द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा है उसमें इनमें से कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज्ड है? तो आइए देखते हैं एक्सट्रैक्ट। ये मैं हटा देती हूँ, फटाफट से आओ, चलो देखो। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I'll hold with those who favor fire. तो मुझे 2 चीजें यहाँ पे बताओ। तुमको मैं यहाँ पे सारे नाम जो है लिख के दे देती हूँ। एक था एनाफोरा, ठीक है, एक क्या था? सिनेक्डिकी था। सिनेक्डिकी तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं भी। सिनेक्डिकी क्लियर समझ आ रहा है ना कि किसी एक पार्ट का बात की है होल को रिप्रेजेंट करने के लिए? नहीं। ऑक्सीमोरन आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं? ऑक्सीमोरन यानी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स कहीं दिख रहे हैं? तो बोलो नहीं मैम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर, नहीं ये भी नहीं है। बचा कौन? एनाफोरा और सिमिली। वो 2 तो वैसे भी नहीं थे। सिमिली में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या यहाँ कहीं भी लाइक या एज वर्ड का इस्तेमाल किया है तुलना करने के लिए? तो पूरी लाइन पढ़ लोगे, नहीं किया है। बचा कौन? एनाफोरा। तो बचता है इसलिए टिक कराएंगे, नहीं, कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना। एनाफोरा को मैंने क्या कहा था? एनाफोरा में जो है रिपीट हो रहे हैं। कौन रिपीट हो रहे हैं? फ्रेजेस के तौर पे रिपीट हो रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पीछे आपको बताया था बी काइंड, है ना, बी ह्यूमन, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, क्या रिपीट हो रहा है मुझे बताओ? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। 2 बार सुनाई दिया, परख मैम ने वही बात कही, सम से, सम से। तो यहाँ सम से ये एक पूरा का पूरा क्या है? फ्रेज है जो कि रिपीट किया जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत आंख से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगा। तो यहाँ सम से क्या है? फ्रेज रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है। तो ये क्या होगा? एनाफोरा होगा। ओके, इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, पोएटिक डिवाइस थोड़ा अच्छे से रिकॉल हो गया, डोंट वरी कि मैम इस पे तो इतना टाइम लग गया। भाई अभी एग्जाम से पहले जितनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो उतनी कर लो, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। What message does the poet want to convey through this poem? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि जो है उन्होंने इतनी मेहनत करके कविता लिखी है, तो उससे वो क्या मैसेज यानी क्या संदेश देना चाहते हैं? सो काफी क्लियर है आंसर इसका कि द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड डेथ इज इनएविटेबल। इसका मतलब क्या होता है ये मैं बताती हूँ। मैंने चंद लाइनों में इसका आंसर दिया है। लाइफ इज ट्रांजिटरी। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब समझते हो? जो बदलती रहती है, चलती रहती है ना, जो चलती रहती है, यानी आप इधर से उधर ट्रांजिट करते रहते हो, चीजें बदलती है ना। लाइफ इज नथिंग एक्सेप्ट चेंज। तो जीवन में बदलाव होता रहता है। अभी क्लास 10th में हो, फिर 11th में आओगे, सब्जेक्ट चेंज होगा, दोस्त अलग होंगे, फिर 12th के बाद कॉलेज में जाओगे, तो बदलाव आते रहेंगे, है ना। ये मत सोचो अरे ये मेरा दोस्त बन गया बस अब तो यही मेरे जीवन है, यही नहीं, जीवन में बदलाव आता रहेगा। तो लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? टाला नहीं जा सकता। भाई तुम कुछ भी बन जाओ, कितने भी अमीर अंबानी हो जाओ, डेथ को नहीं टाल सकते, है ना। कुछ भी बन जाओ, यू बिकम एनीथिंग इन लाइफ, बट डेथ इज इनएविटेबल। वो तो आएगी ही आएगी, है ना, उसके लिए तो प्रिपेयर्ड ही रहना चाहिए। ओके, सो पोएट वांट्स टू कन्वे कि लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है। चलो अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम अगर हमको ये वर्ड्स याद नहीं हुए तो वो सेकंड वाले जो ग्रुप है उसको मैं बता दूं कि आप तो है इजी भाषा में भी लिख सकते हो। मैं कभी नहीं कहती कि इंग्लिश में ना बहुत ही तीर मार के आओ, राइट सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि क्या होता है उन वर्ड्स को लर्न करने के चक्कर में स्टूडेंट्स लिटरेचर जो एक्चुअल पढ़ना था वही भूल जाते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन कीप इट सिंपल एज वेल, बट मेरी एक बात ध्यान रखनी है, ग्रामर में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, नो ग्रामेटिकल एरर्स। आप चाहे सिंपल लैंग्वेज में लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू कुड हैव रिटन द पोएट्स, द पूरी ये बात लिख लेना, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट
that the world will end because of various human emotions, है ना, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन इमोशंस, लाइक जैसे कौन कौन से हो गए बताओ, किस किस की बात की है कवि ने, डिजायर, है ना, हेट्रेड हो गया, इन सब की आप बातें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, जेलिसी हो गया, न किसी से जलन करना, है ना, किसी से ईर्ष्या करना, तो ये सारी चीजें ऐसे सिंपल आंसर भी लिख सकते हो। मैंने थोड़ा उसको ऐसा लिखा है कि भाई एक होता है ना, एनीवन हु कैन रिमेंबर्स दिस इज गुड, अदरवाइज यू कैन राइट द सिंपल आंसर। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पे आओ, नंबर 2। अब क्योंकि कविता में 2 ही स्टैंजा है तो दूसरा स्टैंजा पढ़ लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस is also great and would suffice. So in this case, what is the poet saying? The poet is saying, but if it had to perish twice, it कौन है यहाँ पे? It बताओ, वर्ल्ड की बात है कि अगर दुनिया का perish का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। अगर दुनिया को 2 बार नष्ट होना पड़े, यानी पहले स्टैंजा में तो उन्होंने कह दिया कि कहाँ नष्ट होगी, आग से नष्ट होगी, डिजायर रूपी आग से नष्ट होगी। दूसरे में कहा कि अगर शायद ऐसा होए, क्योंकि तो इमेजिनरी बातें ही है ना, एक्चुअल थोड़ी ना कह रहे कि नष्ट होगी, इमेजिनरी इमेजिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर 2 बार मान लो दुनिया को नष्ट होना होता तो कहते हैं आई नो इनफ ऑफ हेट। तो हेट यानी मैंने नफरत को भी बहुत सहा है, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि नफरत भी काफी है। तो कहते हैं टू सेव दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो कहते हैं डिस्ट्रक्शन यानी तबाही के लिए बर्फ जो है ना वो भी बहुत ही ग्रेट है, एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब क्या होता है? इनफ, यानी जैसे आग जला सकती है वैसे ही बर्फ भी उतनी ही पर्याप्त है। तो बर्फ से इनका क्या कहना है, मतलब है नफरत, यानी इंसान, धर्म, देश जो आपस में एक दूसरे से नफरत करते रहता है ना कि यार ये वाला इंसान मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा काम बिगाड़ता रहता है, या आप स्कूल में हो, ऑफिस में हो, ये आपको पसंद नहीं। तो इंसान के बीच में अंदर अंदर जो नफरत बढ़ती जाती है ना, कहते हैं उसमें भी उतनी ही ताकत है। क्यों? क्योंकि आइस कैसी होती है, कभी बर्फ को हाथ में पकड़ा है, कितनी ठंडी होती है। तो जब आप थोड़ी देर बर्फ हाथ में करके देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट ईजी है ना, बर्फ लेना फ्रिज से, हाथ में पकड़ के रखना 5 मिनट, है ना। तो अब जब तुम हटाओगे उस बर्फ को, तुम्हारा ये एरिया क्या हो जाता है, सुन्न, तुम फील नहीं कर पाओगे वहां पे। तो आइस को किससे कंपेयर किया है? नफरत से, कि जब हमें किसी से नफरत होती है तो हम कैसे हो जाते हैं, फीलिंग लेस हो जाते हैं, निर्दयी टाइप हो जाते हैं, एज कोल्ड एज आइस हो जाते हैं। तो जब आप निर्दयी हो जाओगे, आपको किसी पे दया नहीं रहेगी, नफरत करोगे, तो आप किसी का भी बुरा कर सकते हो। एंड ये भी एक वजह हो सकती है जिससे दुनिया का अंत आ सकता है, ऐसा कवि कहते हैं। क्लियर है? तो सेकेंड पैराग्राफ याद आ गया। चलिए तो इसी पे आते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज इट हियर रेफर टू? फायर, अर्थ, आइस, वर्ल्ड। तो अभी समझाया मैंने, यहाँ पे इट किसके लिए कहा गया है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, किसके नष्ट होने की? दुनिया के। सो करेक्ट आंसर इज डी, वर्ल्ड। ओके, इट हियर रेफर्स टू वर्ल्ड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये भी अगेन MCQ है, लेकिन इसमें क्या करना है देखो। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द वर्ल्ड? सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कवि के अनुसार आपको यहाँ कितनी 1 2 3 4 5 चीजें दी गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू पोएट, तुम अपने अनुसार मत कराना कि मैम मुझे तो लगता है वॉर से भी अंत हो जाएगा। नहीं, आपको पोएट पूछा है कि कविता में जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार दुनिया का अंत कैसे आएगा। तो 1 2 3 4 5 है आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि आपको लगता है ओनली 1 है, ओनली 4 है, 1 and 4 है, या ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स वेरी क्लियर कि करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 1 and 4, क्योंकि पोएम का नाम ही क्या है, पोएम का नाम देखो ना, लिख क्या नहीं, देखो ऊपर लिखा है फायर एंड आइस। तो कवि का मानना यही था कि दुनिया का अंत इन दोनों चीजों से आ सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ महारथी बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स ऑब्जर्व किए बताती हूँ, देख लेंगे ना तो बोलेंगे यार मेरे को तो दोनों से आंसर लग रहे हैं, लेकिन और कोई ऑप्शन दिखा नहीं, तो मैं ऐसे टिक कर आता हूँ। तो बहुत बार आई हैव सीन कि दे हैव जस्ट रिटन दिस, आपको थोड़ा नीचे भी आना है ना। जल्दबाजी में क्वेश्चन आधा मत पढ़ना, ABCD ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप चेक करोगे एंड देन, ये तो सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू नंबर 3। अगेन ये एक कैसा पैटर्न है, MCQ पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Select the sentence in which the word hate is used in the similar meaning as the above extract.
तो ये टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, एंड कुछ लोगों को समझ नहीं आते हैं, तो चिंता नहीं करो, मैं समझाती हूँ। होता क्या है, आपको एक चीज तो पता है ना कि एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है ना। कभी कभार होता है एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग होता है, तो अब उसका वो मीनिंग, उसका अर्थ किस पे डिपेंड करता है, जिस सेंटेंस में उसे यूज किया हो, है ना। कभी कभार होता है ना, कोई वर्ड का मीनिंग हम कैसे समझते हैं, जब हम उस वाक्य को पढ़ते हैं, अच्छा इस वाक्य में इस वर्ड का ये मतलब है। तो यहाँ आपसे कहा गया है कि भाई एक काम करो, जो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा है अभी उसको जाओ वापस फिर से देखो, और हेट वर्ड का वहां पे मीनिंग क्या है ना, और वो एग्जैक्ट मीनिंग इन चारों सेंटेंसेस में कहां पे है, ठीक है, इन चारों सेंटेंसेस में कहां पे है वो मीनिंग। क्लियर है? तो फटाफट से जो अपन एक बार देख लेते हैं स्टैंजा को। क्या है स्टैंजा? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। कवि क्या कहते हैं, मैं जो है इनफ ऑफ हेट, हेट यहाँ पे क्या मतलब है, नफरत को, है ना, नफरत जैसे पैदा होती है लोगों के बीच में, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तो हेट का यहाँ पे मीनिंग क्या रहा है, नफरत है, एग्जैक्ट, और कुछ यहाँ बहुत चेंजेस नहीं आए। तो अब मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा होगा करेक्ट आंसर। मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ, थोड़ा टाइम दूंगी, सोच के बताओ एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। ऑप्शन ए, आई कांट हेट ऑन देम फॉर ट्राइंग समथिंग न्यू, मैं उन पे नफरत नहीं कर सकती कि वो कुछ नया कर रहे हैं। ऑप्शन बी, द ट्विन बॉयज हेट ईच अदर, तो ट्विन बॉयज है यानी भाई हैं जो, तो वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। सी, सृष्टि लुक्ड एट मी विद इंटेंस हेट, सृष्टि ने जो है मुझे इंटेंस यानी बहुत ज्यादा नफरत भरी आंखों से देखा। या फिर डी, दे हेट टू बी इंटरप्टेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी उन्हें ट्रेनिंग में अगर आप बीच में परेशान करते हो तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है। तो काफी क्लोज यहाँ पे कॉल है, ठीक है। आई होप सबको आंसर समझ आ गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सृष्टि लुक्ड एट मी विद इंटेंस हेट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे हमारे स्टैंजा में, तो हमारा हेट किसके लिए स्टैंड कर रहा था, इनफ हेट, है ना। इनफ हेट और इंटेंस हेट, क्या आपको सिमिलर नहीं लगता है मीनिंग? इनफ और इंटेंस दोनों का ही मतलब होता है ज्यादा, है ना। इनफ का भी मतलब होता है कि ज्यादा होना या किसी चीज के लिए पर्याप्त होना, इंटेंस का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा और गहरा। तो इनफ हेट, इंटेंस हेट, एब्सोल्युटली दिस इज रिलेटेबल। सो सृष्टि लुक्ड एट मी विद इंटेंस हेट, सो ऑप्शन सी होता है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज complete the following analogy on the basis of the above extract. Now what is analogy और analogy? इसमें क्या होता है, एक पैटर्न होता है। जैसे देखो, late, straight, nice, dash। तो अब आपको पैटर्न ऑब्जर्व कैसे करना है, आपको एक वर्ड, कुछ लाइन दे दी गई होगी, ऐसे कोलन लगाएंगे, फिर डबल कोलन लगा के कोई वर्ड देंगे, फिर आपको डैश दे देंगे। इसका मतलब क्या होता है, क्लियर सी बात है, इन दो वर्ड का कोई रिश्ता है। क्या बोल रही हूं मैं, इन दोनों शब्दों का कोई रिश्ता है। तो ये आपसे कहते हैं कि अब जो है तुम इस शब्द का भी दूसरे शब्द से सेम रिश्ता बताओ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है, पर्यायवाची हो सकता है, या तो विलोम हो सकता है, या तो इनके बीच में कोई और रिश्ता हो सकता है। तो जो सेम रिश्ता हो वो तुम इस वर्ड में भी बताओगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एक बात बताओ, लेट और स्ट्रेट, लेट और स्ट्रेट में कोई रिश्ता लग रहा है? लेट का मतलब होता है देर होना, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे होना। तो क्या ये कोई पर्यायवाची है? मैम कहीं से भी नहीं है। क्या ये विलोम है, एक दूसरे के ऑपोजिट है? ये भी नहीं लगता है। लेकिन इस वर्ड को एक दो बार बोल के सुनो, लेट स्ट्रेट, लेट स्ट्रेट, तो इनका कैसा जा रहा है, राइम सेम नहीं जा रहा है। राइम, राइम का मतलब क्या होता है, आखिरी में जो साउंड है, स्पेलिंग नहीं, साउंड, मात्रा कैसी आ रही है, लेट, ट का साउंड। स्ट्रेट में भी किसका आ रहा है, ट का साउंड। तो यानी ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। तो आपसे ये क्या उम्मीद करते हैं कि भाई अब जो है आपको हमने एक वर्ड दे दिया नाइस, आप क्या करो, आपको जो एक्सट्रैक्ट यानी पीछे जो स्टैंजा था उसमें नाइस शब्द का एक राइमिंग शब्द लाके दो। समझ आया कि नहीं? उसमें से नाइस शब्द का एक राइमिंग शब्द लाके दो। अब मुझे बताओ, नाइस में किसका साउंड आ रहा है, स का साउंड आ रहा है ना। तो सिंपल सा काम करना है, पीछे जाओ स्टैंजा में, स के साउंड वाला कौन सा वर्ड है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, देखो ट्वाइस भी स का साउंड है। I think I know enough of hate to say that for the destruction ice, स का साउंड है। तो now it's आपकी मर्जी, it's your choice, आप twice लेना चाहते हो या ice लेना चाहते हो, या एक और वर्ड है suffice,
तीनों में स का साउंड है। आप जो वर्ड चाहो उठा सकते हो। आप ट्वाइस लिख सकते हो, आप आइस लिख सकते हो, आप सफाइस लिख सकते हो। क्लियर है? इट्स ऑल अप टू यू। जिसको जो वर्ड लेना है वो यहाँ पे ले सकता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो है सफाइस लिया है, मेरी मर्जी भी, मैंने सफाइस ले लिया। आप चाहते हो तो आप यहाँ पे आइस भी ले सकते हो, आप चाहते हो तो ट्वाइस भी ले सकते हो। क्लियर है? एनालॉगी समझ आई? एनालॉगी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस केस में तो राइम पूछ लिया, कुछ केस में पर्यायवाची पूछ लेते हैं, है ना, एंड कुछ केसेस में जो है वो एंटोनिम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए, वेल डन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5। तो स्टैंजा से रिलेटेड ये एक और आखिरी क्वेश्चन है जो कि कहता है व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, कि कवि इस कविता से क्या कन्वे करना चाहते हैं। सो द पोएट वांट्स ह्यूमन टू नॉट बी ग्रीडी एंड लव फेलो ह्यूमंस। तो कवि क्या चाहते हैं कि इंसान जो है ग्रीडी यानी लालची नहीं बने, कि इच्छाओं के तले लालच कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, और उसकी बजाय लव फेलो। फेलो का मतलब क्या होता है? आपके साथी, यानी आपके साथी जो इंसान है आपके आसपास रहते हैं, उनसे जो है आप प्रेम भाव से रहें, मिलजुल के रहें। ठीक है, सिंपल सी बात जो है कवि कहना चाहते हैं। ऑलराइट, ओके। सो नाउ थर्ड वन क्या है? थर्ड वन में इन्होंने कुछ नहीं किया है। थर्ड वन में इन्होंने पूरी पोम उठा के रख दी। ठीक है, थर्ड वन में इन्होंने क्या किया है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 2 ही स्टैंजा की पोम है तो आपको दोनों स्टैंजा उठा के दे दिए जाए। तो फटाफट से, अब मुझे लगता है इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन पोएम। यानी जो कविता पूरी दी गई है उससे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक स्टेटमेंट, एक बात करेक्ट है। तो आइए एक एक करके हर बात को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, फायर एंड आइस आर इमेजेस, दे हेल्प द रीडर्स विजुअलाइज द पावर ऑफ नेचर ओवर मैन। यानी फायर और आइस, आग और बर्फ, इमेजेस हैं, चित्र हैं, वो ये दर्शाते हैं, ये जो रीडर है यानी जो इन्हें पढ़ रहे हैं वो उन्हें ताकत देते हैं कि आप जो है नेचर की ताकत को विजुअलाइज करो, सोच पाओ कि कैसे नेचर जो है इंसान पे भारी पड़ जाता है। क्या ये मैसेज था? तो बोलो मैम बिल्कुल नहीं। नेचर कैसे इंसान, नेचर यानी कुदरत जो है इंसान पे भारी पड़ती है, यहां से कोई तात्पर्य नहीं था। फायर और आइस तो क्या थे? ये प्रतीक थे, ये सिंबल्स थे। तो सेकंड पढ़ते हैं, फायर एंड आइस। अच्छा, सबको पता है ना, एमसीक्यू के टाइम बता चुकी हूँ ये कौन सा मेथड है, याद होना चाहिए। जब ये मेथड करूं दिमाग में आना चाहिए कि मैम क्या करा रही हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन यानी कि जो ऑप्शन हमें लगता है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, उनको हम पहले ही हटाते जाते हैं। तो ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकता कहीं से। ऑप्शन बी, फायर एंड आइस आर सिंबल्स नॉट ऑफ नेचुरल डिजास्टर बट ऑफ ह्यूमंस एबिलिटी टू क्रिएट डिजास्टर्स ऑफ इट्स ओन। यानी फायर एंड आइस क्या है? फायर एंड आइस जो है सिंबल्स है, प्रतीक हैं, किसके? फायर एंड आइस से हम एक्चुअल में नेचुरल डिजास्टर यानी आग और बर्फ की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं ह्यूमंस एबिलिटी, कि इंसान की जो ताकत है कि वो कैसे खुद ही के लिए, बोलते हैं ना खुद ही के लिए गड्ढा खोद देता है इंसान। जो परेशानी होती है, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में, मैं तो ये मानती हूँ 99% जो प्रॉब्लम्स है ना इंसान की, वो खुद से क्रिएटेड होती है। क्यों हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमें कोई चीज चाहिए होती है। तो यहाँ पे पोएम का अर्थ ही वही था। फायर से क्या बताया? इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, भाई ये चाहिए, वो चाहिए, ये बनना है, तभी तो भग दौड़ रहे हैं हम जीवन में, इजंट इट? तो यहाँ पे वही बताया गया है पोएम के थ्रू कि फायर और आइस नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि इंसान की एबिलिटी यानी उसकी जो डिजायर्स हैं, उसकी जो नफरत है, वो सब जो है खुद ही उनके जीवन में डिजास्टर पैदा कर देता है। कोई तीसरा इंसान तुमको आके परेशान नहीं कर रहा है, तुम खुद ही जो है अपनी परेशानी क्रिएट करते हो। तो ये आंसर मुझे सही लगता है। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं इसको टिक करके भग जाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे? बिल्कुल नहीं, हम सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज इवन इफ यू फाइंड द करेक्ट आंसर, आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, हो सकता है कभी कभार मोर करेक्ट आंसर निकल के आता है। सो ऑप्शन सी, फायर एंड आइस आर एलिमेंट्स not of nature but man-made and possess the ability to create havoc for mankind। तो यहाँ कहते हैं कि फायर एंड आइस को यहाँ पे एलिमेंट्स की तरह, जैसे केमिस्ट्री में आप एलिमेंट्स पढ़ते हो ना, जैसे तो तत्व कहते हैं हम, है ना, कि धरती जो है इतने 5 तत्वों से बनी है मिलके। तो ये कहते हैं कि फायर एंड आइस तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जो कि नेचर कुदरत के नहीं है लेकिन मैन मेड है, इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है, है ना, आग और ये इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है। देन डी क्या है? अच्छा कुछ बोलेंगे मैम आग, तो बेटा आग जब वो करी थी ना पत्थर से, तो वो डिस्कवर हुई थी। आग उससे पहले भी होती थी और बर्फ जो है
आइस, सब आप देखते हो स्नोफॉल तुम बना के गिराते हो, नेचुरली होता है नेचर में, तो वो सब नेचर की चीजें, मैनमेड नहीं है, तो ये भी गलत है। डी, फायर एंड आइस आर एजेंट्स। अभी ने भाई हमने एजेंट्स बना दिया है, किसका? दे चेंज द थिंकिंग ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ब्रिंग हार्मनी। यानी ये इंसान की सोच को नकारात्मक से सकारात्मक करती है और हार्मनी यानी शांति लाते हैं जीवन में। तो ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी। तो क्लियरली हमें आंसर मिल चुका है ऑप्शन बी, दैट इज द परफेक्ट आंसर, दैट फायर एंड आइस आर सिंबल्स not of natural disaster but of human's ability to create disaster of its own. ठीक है? So moving on to the next question, that is question number 2. Select the option that correctly classifies the connotations for fire and ice as suggested in the poem. यानी आपसे कहा है कि कविता में जो है फायर एंड आइस तो सिर्फ सिंबल्स थे, उनके लिए कॉनोटेशंस यानी उनसे रिलेटेड ऐसे कौन से ह्यूमन बिहेवियर बताए गए हैं, ह्यूमन मिसडीड्स बताए गए हैं जिनके बारे में आपको लिखना है। तो अब यहाँ पे 5 दिए गए हैं, रेज, वायलेंस, इंडिफरेंस, हेट और ग्रीड। अब आपको क्या करना है, आपको पहले लिखना है फायर, आपको लिखना है आइस। नाउ यू नो कि चैप्टर में फायर का प्रतीक क्या था, फायर किसका प्रतीक था एंड आइस किसका प्रतीक थी। इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू मेक योर वोकैबुलरी अ बिट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी यार सिनोनिम्स की। ठीक है, सिनोनिम्स यानी क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द। क्योंकि आपको पता है मैम, हमने तो जब पोम पढ़ी थी तो ये 2 ही शब्द पता थे हमको, एक तो था डिजायर और एक तो था हेट, और यहाँ तो और शब्द दे दिए। तो आपको इन शब्दों के सिनोनिम तो पता होने चाहिए, क्योंकि ये पता होंगे तभी तो आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, सो इन दिस केस आपको क्या बताना है, डिजायर, हेट। तो मैं सारे वर्ड्स का एक बार मीनिंग समझा देती हूँ। रेज का मतलब होता है क्रोध, है ना, क्रोध आना, गुस्सा आना, जैसे आपकी कोई चीज पूरी नहीं होती है कोई मतलब की, जैसे आग की तरह नहीं गुस्सा हो जाते हैं। वायलेंस का मतलब भी वही हुआ, तोड़ फोड़, क्रोध करना, है ना, अंदर से जो है वायलेंस निकल के आता है। और वो क्यों आता है, जब कुछ पूरा नहीं होती है, इच्छाएं, अनंत इच्छाएं जब हो जाती हैं। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली भेदभाव टाइप कह सकते हो, या फिर आपको सामने वाले की फीलिंग्स फील नहीं होती है। हेट पता है सबको नफरत होती है। ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच होना। ठीक है, तो अब हर वर्ड का अगर मैंने मीनिंग बता दिया है तो उम्मीद करती हूँ बता सकोगे। फायर, अच्छा फायर किसका प्रतीक था, डिजायर का। डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छाएं, ऐसी अनंत इच्छाएं, अ लॉट ऑफ डिजायर्स की वजह से जो है इंसान क्या होता है, आग की तरह हो जाता है, यानी आपको क्रोध आने लगता है, एक वायलेंस पैदा होता है। इच्छाएं आपको अंदर जला के रखेंगी पूरे टाइम। आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम कैसे क्रोधित हो जाते हैं। जैसे मम्मी पापा को कहा कि अब तो मुझे जो है आप 500 रुपए दे दो, मुझे कल जाना है घूमने दोस्तों के साथ, नहीं दिए तो वो इच्छा मर गई, इच्छा मार दी हमारी, तो अंदर से कहीं ना कहीं हल्का सा क्रोध निकल के तो आता ही है। राइट, अंदर अंदर हम जलते रहते हैं, यार जाने नहीं दे रहे, बाकी सबके तो पेरेंट्स जाने दे रहे हैं। राइट, तो पहला क्या आएगा, फायर में क्रोध आ जाएगा, रेज। ठीक है, सेकेंड वायलेंस भी आ जाएगा, वायलेंस, डिजायर्स, एक ही बात है, क्रोध और वायलेंस। नेक्स्ट इनडिफरेंस, भेदभाव, यहाँ पे कोई रोल नहीं है फायर का, है ना, डिजायर का भेदभाव से, हेट का भी कोई रोल नहीं है। ग्रीड, लालच आएगी, बिल्कुल बेटा, इच्छा और लालच तो दोस्त हैं, है ना, इच्छाओं से क्या बढ़ती है, लालसा बढ़ती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी खरीदना है वो भी खरीदना है, ये बनना है वो बनना है। ठीक है, सो 1 2 5 इतना क्लियर है। बचे कौन, 3 और 4, तो ये आइस होंगे। आइस यानी जो आप नफरत करते हो, तो उससे क्या हो जाते हो आप, एज कोल्ड एज आइस, यानी निर्दयी हो जाते हो, यानी आप भेदभाव करने लगते हो, ये मुझे पसंद नहीं, ये पसंद है, सामने वाले की फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पाते हो। ओके, सो फायर क्या हो गया 1 2 5, आइस क्या हो गया 3 4। इफ दिस इज नोटेड डाउन, सिंपल सी बात है, ए बी सी डी चारों ऑप्शन में जहां भी आपने ये पैटर्न देखा, यू कैन जस्ट टिक इट ओवर। ओके, तो मुझे लग रहा है पहला तो नहीं है ना, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, 1 3 नहीं, तीसरा भी नहीं है, 1 2 5 3 4, करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, हमें ऑप्शन मिल गया है। सो ऑप्शन डी बिकम्स दी करेक्ट आंसर। ओके, इस टाइप के लेंदी क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, एंड थोड़ा अपना वोकैबुलरी पे और वर्क करते जाए। जैसे आज आपने क्या नया वर्ड सीख लिया मैम, रेज, है ना, जिसको अगर रेज नहीं पता था तो उसे आज दिमाग में फिट हो गया, रेज का मतलब होता है क्रोध, है ना। चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द पोएट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। द पोएट डैश, यानी आपको बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है फॉल्स है। कौन सा स्टेटमेंट, यानी 3 स्टेटमेंट सही है, यानी 3 स्टेटमेंट सही है, 1 स्टेटमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू द पोएट। सो द पोएट फिर डैश डैश, आपको आगे बतानी है बात। ए
is inclined to believe that the world would most likely end with fire. यानी पोएट शुरुआत में एक तरफ जो है आता है ना, एक तरफ इंक्लाइंड होने यानी एक तरफ उसका झुकाव है कि दुनिया का अंत जो है फायर से होगा. नेक्स्ट, the poet has heard divided opinions about the way the world would end in all likelihood. यानी कवि ने जो है बहुत सारे जो है ओपिनियंस, राय सुनी है लोगों की कि किस तरह से वर्ल्ड जो है दुनिया में अंत होगा, यानी लाइकलीहुड यानी ज्यादातर क्या पॉसिबिलिटी है. सी, द पोएट प्रीचेस लव एंड काइंडनेस टू कम्बैट द स्प्रेड ऑफ हेट अमंग ऑल. यानी कवि ये सिखाते हैं कि जीवन में जो आप एक दूसरे से प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे की सेंटिमेंट्स को समझे, है ना, नफरत दूर करें. एंड डी, the poet declares the power of ice to be as destructive as that of fire. यानी कवि ये बताते हैं कि बर्फ में भी उतनी ताकत है जितनी आग में ताकत है तबाही लाने की या दुनिया को नष्ट करने की. तो अब चारों स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही क्लियर है आपका आंसर. यहाँ पे आंसर सी. भाई कहीं भी कवि तुमको बैठ के ये सिखा रहे हैं कि लव एंड काइंडनेस प्रीच करो. खैर प्रैक्टिकली आप बोलो मैम वो तो कहना वही चाहते हैं, लेकिन क्या कहीं भी इन स्टैंजा में, देखो मैं वापस ले आती हूँ तुमको स्टैंजा की तरफ, रीड दिस स्टैंजा, कहीं भी इस लाइन में लिखा है कि नहीं प्रेम से जियो, प्रेम करो, नफरत नहीं करो? नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही है कि कैसे अंत आएगा और कौन सी ये क्वालिटीज हैं. सो क्लियरली यहाँ पे इनकरेक्ट बात क्या है, ये हो गई, क्योंकि पोएट शुरुआत में इंक्लाइंड थे पहले स्टैंजा में कि दुनिया का अंत फायर से होगा. फिर हैज हर्ड डिवाइडेड ओपिनियंस, तो सही बात है, 2 ग्रुप्स में लोगों को बांटा गया था, है ना, तो उनके ओपिनियंस उन्होंने सुने कि दुनिया का अंत कैसे आएगा. लव और काइंडनेस की यहाँ बात नहीं की गई है. डिक्लेयर्स द पावर, और ये तो उन्होंने बताया था आखिरी स्टैंजा में, याद करो कि भाई बर्फ भी उतना ही ताकतवर है जितनी आग ताकतवर है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियरली दिख रहा है, दिस इज अ फिलअप. आपको एक ब्लैंक स्पेस दे दी गई, आपको करेक्ट उसमें शब्द भरने हैं. सो लेट्स रीड इट. द पोएम इज अ डैश पुट अक्रॉस by the poet. पोएम क्या है? कविता एक पावरफुल वार्निंग है that is put across by the poet. पावरफुल वार्निंग क्यों कहेंगे हम? अच्छा यहाँ पे बोलो मैम और कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि the poem is फ्यूचर वार्निंग कह सकते हो. वार्निंग का मतलब क्या है कि लोगों को वो वार्न कर रहे हैं. बेसिकली वार्न का मतलब क्या होता है? किसी को आगाह करना कि भाई देखो इंसानों, तुम्हारी जो ये कौन सी जो है मिसडीड्स हैं, नफरत है, डिजायर है, कैसे जो है ये फायर और आइस जैसी है, यानी जैसे आग और बर्फ से दुनिया अंत आ सकता है, एकदम से लपटे में आ जाते हो, वैसे ये जो आपकी नफरत और ये जो इच्छाएं बढ़ रही है ना, इनको कंट्रोल में लाओ. तो ये एक काइंड की क्या है, पावरफुल वार्निंग है ना. सीधे से वार्निंग नहीं दी है उन्होंने, लेकिन घुमा फिरा के जो पोएम का एक्चुअल एसेंस निकलता है वही है. तो आप ये लिख सकते हो, द पोएम इज अ पावरफुल वार्निंग पुट अक्रॉस बाय द पोएट. क्लियर है? चलिए नंबर 5. आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द पोएट इन द लाइंस टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. यानी सबसे ज्यादा मतलब इस पर्टिकुलर लाइन में कवि का टोन क्या है कहने का, किस तरह से वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर कहा जाए ना तबाही करनी हो, नष्ट करना हो दुनिया को, तो आइस भी बड़ा महान है भाई, आइस को कम मत समझना, वो भी जो है फायर जितना ही पर्याप्त है. इट इज ऑल्सो इनफ. तो यहाँ पोएट का टोन इज लाइक अ सरकास्टिक टोन. अब सरकास्टिक का मतलब क्या होता है? देखो आई नो इस जनरेशन वाले स्टूडेंट्स को मुझे सरकाजम समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बताती हूँ. सरकाजम का मतलब क्या होता है? जब भी आपको कोई बात कहनी हो बट यू आर नॉट टेलिंग इट डायरेक्टली, यू आर टेलिंग इट इन अ फनी और कॉमिक वे, यू आर शोइंग सरकाजम, राइट, यू आर शोइंग इट सरकाजम. जैसे उन्होंने कहा, अब एक बात बताओ, क्या तबाही होना, नष्ट होना अच्छी बात होती है? ये कोई बहुत अच्छी बात है बताने का? नहीं. आइस बहुत मान है तबाही करने में, ये कोई अच्छी बात है? नहीं. लेकिन कवि ने कैसा बताया है कि आइस इज ऑल्सो ग्रेट. अरे आइस भी बहुत महान है, अगर हम कहें डिस्ट्रक्शन के लिए वो भी पर्याप्त है. तो यहाँ पे एक फनी, एक कॉमिक सेंस में कवि बताना चाह रहे हैं कि आइस को उन्होंने हेट से रिलेट किया है. तो ही सेज जैसे डिजायर यानी जो तृष्णाएं हैं, जो अनंत इच्छाएं हैं मानव की, उससे जो है अंत आ सकता है, तो भाई ये जो नफरत लेके घूम रहे हो ना, ये भी कम नहीं है. तो ना सरकास्टिक टोन ही सेइंग कि नफरत भी पर्याप्त है, ये भी इनफ है दुनिया का, भले ही धीरे धीरे लेकिन अंत लाने में. ओके, सो इसमें पोएट का टोन कैसा है? सरकास्टिक टोन, यानी थोड़ा फन वे में वो इस बात को कह रहे हैं.
ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एज यू कैन सी, अब आता है हमारा पैटर्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. These type of questions can be asked either in like आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चंस में, जहां पे आपको वर्ड लिमिट्स यूजुअली मेंशन की जाती है. तो आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, हमें कितनी वर्ड लिमिट आई है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से हम आंसर में प्लस या माइनस कर सकते हैं. सो जनरली आपको 30 से 50 वर्ड्स में आंसर देना होता है. क्वेश्चन 1 इज हियर ऑन स्क्रीन. हाउ हैज फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम. यानी पूछा गया है, कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने इस कविता में कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है ना, नॉर्थ एंड साउथ, तो कॉन्ट्रास्टिंग. तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया यहाँ क्या हुआ, फायर एंड आइस, जैसे आग हो गई गर्म, बर्फ हो गई ठंडी, तो ये दोनों हो गई कॉन्ट्रास्टिंग चीजें. तो कवि ने इन दोनों चीजों को कविता में कैसे डाला है ये आप बताएंगे. सो वी विल टेल द पोएट हैज कॉन्ट्रास्टेड फायर एंड आइस. जैसे पोएम का नाम सजेस्ट करता है, आग और बर्फ से कॉन्ट्रास्ट किया गया है. फायर इज सिंबॉलिक, फायर किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है, ऑफ मैन्स डिजायर, यानी इंसान की इच्छाएं, ग्रीड एंड लस्ट, यानी उसकी जो इच्छाएं होती है, जो लालच होता है और जो लस्ट होता है, उसके लिए है. व्हेन अ मैन वांट्स टू गो आफ्टर हिज डिजायर्स, caring about nothing else, world can be destroyed by this fire of desire. तो ये बताते हैं कि जब इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे भगता रहता है, किसी और चीज की, इंसानियत की, अपने आसपास परिवार की परवाह नहीं करता है, तो दुनिया जो है उसकी इस इच्छाओं की आग से जल सकती है. देन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या कहते हैं, आइस इज अ सिंबल ऑफ मैन्स इंडिफरेंस एंड हेट्रेड और इनसेंसिटिविटी. यानी आइस किसका प्रतीक है, इंसान की नफरत का, इनसेंसिटिविटी यानी वो निर्दयी हो जाता है, किसी की फीलिंग को नहीं समझ पाता है जब वो नफरत में डूब जाता है. These feelings also give rise to conflicts and stop us from being kind to others. तो इसी फीलिंग की वजह से हम एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट यानी भाव झगड़ा करने लगते हैं, और जो है हम काइंड यानी देखो हम धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, किसी का कोई कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री से है, तो ये नफरतें होती है छोटी छोटी, इस वजह से हम किसी की ना मदद करते हैं ना लोगों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं. राइट, तो कौन से दो कंट्रास्ट को दर्शाया है कवि ने, फायर एंड आइस को. सो दिस वुड बी द परफेक्ट आंसर. क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन सेज, राइट डाउन द 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यानी कविता में आपको 2 व्यू बताए हैं कि दुनिया का अंत लाइकली कैसे आएगा, तो उन दोनों के बारे में आप यहां पे लिखिए. देयर आर 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड विद फायर. कुछ लोगों का यह मानना है कि दुनिया का अंत फायर से होगा. फायर हियर रिप्रेजेंट्स वंस पैशंस एंड डिजायर. तो आपको छोटी सी लाइन में बता देना है कि भाई फायर यहाँ पे किसे दर्शाता है, एक इंसान के पैशन को और उसकी डिजायर को. इन कॉन्ट्रास्ट टू फायर, some people believe that ice can also be a great cause for the end of the world. यानी contrast to fire, fire के opposite में हम क्या कहते हैं यहाँ, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि आइस से भी दुनिया का अंत आ सकता है, वो भी एक ग्रेट कॉज है. क्यों, क्योंकि आइस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड एंड इनसेंसिटिविटी. ओके, सो इन दिस वे यू कैन कोड द आंसर्स. आप जो है अलग अलग वे में उन आंसर्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मैंने फिर से कहा, जितनी आपको वर्ड लिमिट दी जाए आप उसे ध्यान में रख के आंसर को प्लस या फिर इसको शॉर्टन अप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ दिस क्वेश्चन सेज, व्हाई डज द पोएट साइड विद दोज हु फेवर फायर. अब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि शुरुआत में कवि क्या कहते हैं, कवि साइड लेने लगते हैं. किसकी साइड लेते हैं, उन लोगों की, उस ग्रुप की जो मानता है कि दुनिया का अंत जो है फायर से आएगा. तो ऐसा क्यों होता है, क्लियर आंसर है, डिजायर्स की वजह से था ये सब. सो द पोएट टेक्स साइड विद दोज हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर. फ्रॉस्ट कनेक्ट्स फायर विद डिजायर. अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, डिजायर इज पावरफुल एंड कैन ब्रिंग अ क्विक एंड. यानी डिजायर बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, जैसे आग की लपेट में सब कुछ जल्दी से भस्म हो जाता है, जल जाता है, वैसे ही इच्छाओं की लपेट में जो है दुनिया का जल्दी से अंत आ सकता है. He states that he had personal experience with desire which led him to conclude that the world will end in fire. और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने डिजायर्स को चखा है यानी उन्हें खुद अनुभव किया है. तो होता है ना, जिस चीज का हम खुद अनुभव लेते हैं तो हम उसको बिल्कुल श्योरली कह सकते हैं कि हाँ यार, इस चीज से जो है दुनिया का अंत आ सकता है.
ओके तो यही एक मेन कारण था कि कवि जो हैं उन लोगों का साथ देते हैं जो कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। राइट द मैसेज दैट द पोएम फायर एंड आइस कन्वेज। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट पोएम है तो आपसे पूछेंगे कि भाई इस कविता का संदेश क्या था, कि एक्चुअल में पोएम क्या कहना चाहती है। तो इतनी देर से जो हम बातें कर रहे आ रहे हैं उसको ही बस आपको समराइज करके लिखना है यहाँ पे। The message that the poet is trying to convey is that nothing in this world is eternal। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इस जीवन में कोई भी चीज इटर्नल यानी शाश्वत नहीं है ना। The poet first concludes that the world must end in fire because of his personal experience with desire and passion, the emotions represented by fire। यानी वो कहते हैं कि कोई भी चीज यानी कोई भी इंसान जो है वो शाश्वत नहीं है ना। चाहे बहुत ही अमीर हो, करोड़पति हो, लाखपति हो, मौत तो किसी को नहीं छोड़ती है ना, मृत्यु तो सबके आती है। तो कहते हैं मरना तो है ही सबको। फिर पहले में वो बताते हैं दुनिया का अंत फायर से होगा, फायर डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। बट एट द सेम टाइम और उसी वक्त वो ये कहते हैं कि आइस और हेट्रेड कैन ऑल्सो ब्रिंग टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी नफरत भी जो है दुनिया का अंत ला सकती है। वी शुड दस नॉट फॉरगेट द सुप्रीम रियलिटी एंड कीप आवरसेल्व्स अबव ऑल सेल्फिश मैटर्स। तो यहाँ एक्चुअल संदेश क्या था कि तभी हमें जीवन के इस सत्य को, चाहे हम किसी भी पोजीशन पे हो, हमें भूलना नहीं है कि मृत्यु तो आएगी ही, तुम कोई भी बन जाओ जीवन में, है ना, इसको तो कोई नहीं टाल सकता। तो हमें ये सुप्रीम रियलिटी यानी ये जो सच्चाई है जीवन की, है ना, इसे हमें याद रखना चाहिए। एंड कीप आवरसेल्व्स अबव ऑल सेल्फिश मैटर्स। और जितना भी हम सेल्फिश होते हैं, मतलबी होते हैं, इन सब से हमें ऊपर रखना चाहिए इंसानियत को। ओके ऑलराइट, क्लियर है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सेज टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, फॉर द पोएट व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, हाउ इज इट सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्कशन। तो यहाँ बस ये पूछ लिया है कि कवि बर्फ को किस उससे दर्शा रहे हैं एंड वो कैसे डिस्ट्रक्शन ला सकती है। सो आइस सिंबलाइजेस, आपको क्लियरली बताना है आइस किसका सिंबल है, हेट्रेड और इंडिफरेंस। इंडिफरेंस लिख सकते हो या फिर इनसेंसिटिविटी, है ना, यानी जो निर्दयी होते हैं, जो सेंस नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। While desire consumes, hatred can linger in one's mind and heart for a long time, leading to fury and cruelty। अब यहाँ मैंने देखो, मैं कोशिश करती हूँ मैं आंसर में हर बार थोड़े वर्ड्स बदल के लिखूं ताकि आप लोगों की वोकैबुलरी बढ़ती जाए। तो यहाँ मैंने लिखा है while desire consumes। while यानी जहाँ डिजायर जो है इंसान को कंज्यूम का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, है ना, कंज्यूम करना नहीं। तो जो डिजायर है ना इंसान को अंदर ही अंदर, जैसे आग जो है नहीं पूरी तरह जला देती है, वैसे डिजायर इंसान को खाती रहती है। उसी तरह से नफरत जो है कैन लिंगर का मतलब होता है स्टे, वहीं रुके रहना। तो इंसान, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, जब आपको किसी से बनती नहीं है, आपका कोई बुरा करता है, नुकसान करता है, आपको कोई काम बिगाड़ देता है, कहीं भी आप स्कूल में हो, ऑफिस में, आपके घर में कोई हो, आपके रिलेटिव हो, तो वो नफरत आप कितने लंबे टाइम तक लेके बैठते हो, है ना, कि वो आपको इंसान 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी भी मिलता है तो भी आपके दिमाग में वो बात रहती है। तो यही बताया है कि नफरत जो है इंसान के दिमाग में, दिल में बहुत लंबे टाइम तक रहती है और उससे इंसान कैसे फ्यूरी और क्रूअल बनता रहता है, यानी सामने वाले के प्रति उसका कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। मन में वो एक अलग सी चीज आ ही जाती है यार ये तो मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी, राइट। तो वही कहा है, जैसे आइस को नफरत दर्शाया गया है, तो जैसे नफरत बहुत लंबे समय तक रह सकती है, तो ऐसे ही बर्फ से भी धीरे धीरे अंत आ सकता है। सो वन बिकम्स हार्ड हार्टेड एंड इनसेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, यानी एक इंसान जो है दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं के लिए, कि भाई चलो हमको वो इंसान पसंद नहीं है, उसने हमारा काम बिगाड़ा, लेकिन उसका भी तो जीवन है, कहीं ना कहीं उसकी भी कोई मजबूरी हो सकती है। देखो आपको कभी नहीं पता कि जीवन में शायद आप भी वो इंसान बनो जो आप किसी का काम बिगाड़ दिया हो, और शायद आपको पता भी ना हो, होता है ना ऐसा कभी कभी। तो हर एक के इंसान में कभी कभार लोगों के इंटेंशन शायद नहीं भी हो। तो यही है, नफरत जो है, दूसरों की फीलिंग्स हम नहीं समझ पाते हैं कि वो किस पोजीशन पे है, उनकी क्या स्थिति है, राइट। सो दिस इनसेंसिटिविटी एंड हेट्रेड slowly and gradually leads to the destruction of the world. So one becomes hard-hearted and insensitive, है ना, insensitivity नहीं है यहाँ पे, insensitive to the feelings of others. This insensitivity and hatred slowly and gradually, यानी धीरे धीरे जो है दुनिया का अंत लाने में बिल्कुल ही पर्याप्त रहेगी। Okay? All right. Let's move on to question number 6. But if it had to perish twice, how will the world perish twice? तो यही बात थी कि अगर दुनिया का अंत शायद अगर 2 बार आए तो 2 बार क्यों आएगा और कैसे आएगा। So according to the poet, कवि के अनुसार, the world would
डेफिनेटली कम टू एन एंड ड्यू टू फायर। तो सबसे पहले पैराग्राफ में वो श्योर थे कि फायर से दुनिया का अंत होगा। बट ही स्टेट्स दैट इफ द वर्ल्ड कुड एंड 2 टाइम्स, लेकिन ऐसे ही क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं तो वो कहते हैं अगर दुनिया का अंत 2 बार आएगा देन आइस वुड ऑल्सो बी ग्रेट कॉज। क्यों? क्योंकि आइस इज सिंबल ऑफ हेट्रेड। द पोएट फील्स दैट देयर इज इनफ हेट्रेड इन द वर्ल्ड दैट इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो कहते हैं दुनिया में इतनी नफरत ऑलरेडी फैली हुई है जो पर्याप्त है दुनिया का अंत लाने के लिए। ओके, सो दिस वाज द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, which age old question does the poem revolve around? Now ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसका है एज ओल्ड का मतलब क्या होता है कि सदियों से जो एक सवाल दिमाग में लोगों के चलता रह रहा है उसी के ऊपर एक कविता है। वो सवाल क्या है? तो आप बोलो मैम वो सवाल हमारे दिमाग में भी सवाल है। तो मुझे ये बताओ, कभी कभी बैठ के सोचते हो ना कि दुनिया चल रही है चल रही है चल रही है, तो दुनिया का अंत कब आएगा ना? व्हेन विल दिस वर्ल्ड एंड? तो आपको ध्यान आया कि पोएम का मेन मैसेज तो यही पूछा है ना कि दुनिया का अंत कब आएगा, कब एंड करेगी दुनिया। ये एज ओल्ड क्वेश्चन यानी बहुत ही पुराना क्वेश्चन है जो साइंटिस्ट और सब रिसर्च कर रहे हैं इस पे, राइट? सो दिस वाज द मेन क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे? द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द एज ओल्ड क्वेश्चंस ऑफ वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस। तो दुनिया की तबाही कैसी होगी? या तो आग में जल के सब राख हो जाएंगे या सब बर्फ की तरह जम जाएंगे। सो दिस इज सिमिलर टू अनदर एज ओल्ड क्वेश्चन, whether it would be preferable to freeze to death or burn to death। यानी इंसान क्या करेगा, क्या प्रेफर करता है, या तो उसे जला के मार दिया जाए या फिर जम के जो है बर्फ में फ्रीज होके वो मरेगा। सो द पोएट डिटरमाइंस दैट आइदर ऑप्शन वुड अचीव इट्स पर्पस सफिशिएंटली वेल। एंड कविता क्लियरली बताती है, पहले स्टैंजा में वो कहते हैं फायर से भी हो सकता है एंड दूसरे में भी जो है बर्फ भी इतनी केपेबल है कि वो दुनिया को नष्ट कर सकती है। सो पोएट डिटरमाइंस दैट आइदर ऑप्शन यानी दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन वुड अचीव इट्स पर्पस, वो अपना लक्ष्य यानी लोगों को मारने का सफिशिएंटली वेल यानी पर्याप्त तरीके से पूर्ण कर सकती है। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लंबे लंबे आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ मैं आपको फ्री छोड़ती हूँ, यानी आप आराम से जो है जो डिटेल्स लिखना चाहते हैं इसमें मेंशन करके लिख सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैम जैसा क्वेश्चन पूछा है फटाक से आंसर लिख दिया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में थोड़ा आपको डिटेल में जाना है कि पहले आप कोशिश करो, आप इंट्रोडक्शन लिखो, है ना, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखो, फिर आप जो है मेन एक्सप्लेनेशन दो कि ये बात कही है, एंड लास्ट में कंक्लूड करके जो है कंक्लूजन करके आप आंसर दो। ठीक है, अगर इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, अच्छा पार्ट में डिवाइडेड का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे करके अपन डैश लगा के लिख रहे हैं, इसका मतलब है आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो इस तरह से फॉर्म हो कि एक अच्छा लॉन्ग आंसर बनने के लिए रेडी हो। यानी 5 मार्क का क्वेश्चन हो, 100 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना हो, तो आप बार बार बात को रिपीट नहीं करना, आप ढंग से एक इंट्रो, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन बना के लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। डिस्कस हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हैस्टन द एंड ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू फायर एंड आइस। कहा है कैसे कोई भी चीज का एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के हद के ऊपर चले जाना होता है ना। कोई भी चीज नॉर्मल मात्रा में हो ठीक है, लेकिन किसी भी चीज को ज्यादा, अधिक, है ना, अधिक कोई भी चीज हो जाती है, तो जैसे इंसान का अधिक बिहेवियर यानी अधिक इच्छाएं, अधिक नफरत, है ना, हद से ज्यादा कोई भी चीज कर लो, तो वो कैसे हैस्टन का मतलब क्या होता है? तेज कर सकता है ना, तेज कर सकता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंत को ऐसे कौन से बिहेवियर हैं जो तेज कर सकते हैं? फायर एंड आइस में कैसे बताया है आप बताओ? तो क्लियरली आप बता सकते हो। देखो शुरुआत में हमने कैसा किया है, इंट्रो दिया है। मैंने कैसे इंट्रो दिया? इन दी पोएम फायर एंड आइस द पोएट हाइलाइट्स दैट एक्सट्रीम बिहेवियर्स कैन लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। The poet points out the 2 different views regarding the end of the world and associates the extreme behaviors to it। तो मैंने उन्हें बताया कि कवि पता है क्या करते हैं इसमें, कवि जो है दो पक्षों के डिफरेंट जो व्यूज हैं दुनिया में कि कैसे अंत होगा, उन्हें जोड़ के उन्होंने किसका सिंबल बना दिया है? एक्सट्रीम बिहेवियर का। यानी फायर एंड आइस जो है वो एक्चुअल में फायर एंड आइस नहीं है, सिर्फ सिंबल है, प्रतीक है 2 एक्सट्रीम ह्यूमन बिहेवियर के। तो पहला हम शुरुआत करेंगे, अब मेन एक्सप्लेनेशन में दूंगी यहाँ पे। The first view is fire, which symbolizes deep emotions of desire or passion. Desire, according to the poet, can become so intense that it can make people lose their calmness। यानी इंसान की इच्छाएं इतनी इंटेंस, इतनी गहरी हो सकती हैं ताकि वो इंसान की कामनेस यानी उनके जीवन की शांति छीन सकती है, अशांत बना देगी, बेचैन हो जाता है इंसान। Fire of desires, if left uncontrolled, can lead to the destruction of humanity as well as the world। तो कहते हैं अगर इन डिजायर की आग को
आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप अपने ऊपर काबू नहीं रख पाओगे, तो ये दुनिया का अंत ला सकती है। फिर सेकेंड व्यू पे आते हैं। द सेकेंड व्यू इज आइस which represents hatred, differentiation and insensitivity. Hatred, rigidity and icy reasoning give rise to contempt. It can end all positive human emotions such as human warmth, love, sympathy, kindness and consideration for others. यानी क्लियरली क्या बताया है कि नफरत, आईसी, ये सब क्या होता है ना, इंसान को बिल्कुल ही निर्दयी बना देता है, और जो इंसानियत होती है, उसकी ह्यूमन इमोशंस, किसी के प्रति सहानुभूति देना, काइंड रहना, वो सब इंसान खो देता है इस चक्कर में। This type of behavior will only bring end to the world. और इस टाइप का जो बिहेवियर है, बर्ताव है, वो क्या लाएगा, दुनिया का अंत लाता है। तो इस तरह से हम अपने आंसर्स को बिल्कुल कोट कर सकते हैं, इंट्रो से लेके एक्सप्लेनेशन से लेके कंक्लूजन तक। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पोएम फायर एंड आइस कैरीज विद इट वेरी डीप थीमेटिक आइडियाज, इलैबोरेट ऑन दीज डार्केस्ट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बात वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो मैंने कोशिश ये की है कि हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए रख दूं, ताकि एग्जाम में यहां से पूछे, वहां से पूछे, क्वेश्चन बदल दे, बट स्टिल यू विल बी एबल टू आंसर इट। सो फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द टू ऑफ द डार्केस्ट ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन। डार्केस्ट ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी का कोई कैरेक्टर होना, है ना, ऐसे कोई गुण या अवगुण होना। तो यहाँ पे कौन से अवगुण बनाए हैं ह्यूमैनिटी के? डार्केस्ट यानी काले, दिखने में काले नहीं, डार्केस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खराब। दैट इज the capacity to hate and the capacity to be consumed by lust or desire. Of the two, he suggests that the greater of the two evils is desire. तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, कौन सा evil है, greatest of the two, दोनों में से कौन सा ज्यादा greater है, बड़ा है, तो वो है desire भाई, तबाह करने के लिए। In giving desire the first position in regard to the destruction of the world, Frost is providing a powerful statement on the subject of greed and jealousy, saying that above all else, desire is the trait of humanity that is most likely to lead to demise. यानी सबसे पहले कवि पता है सबको, फर्स्ट स्टैंजा में डिजायर की उन्होंने बात की, डिजायर को पहली पोजीशन देके क्या बताया कि भाई डिजायर से रिलेटेड जितनी भी जो ये ह्यूमन की खराब क्वालिटीज है, क्योंकि लालच आती है ना, इच्छाओं से जेलेसी आती है सामने वाले को देख के कि भाई इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो इच्छा जगती है ना, तो ये सारी क्वालिटीज बताया कि ये बहुत जल्दी जो है अंत ला सकती है। Desire represents the greatest problem that attributes to the cause of the war, and इच्छाओं की वजह से ही कैसे इंसान जो है एक दूसरे से लड़ने लगता है। Then Frost then attributes hatred with the same capacity to harm, यानी फिर वो कहते हैं कि भाई, फिर उनके दिमाग में आया, अरे यार हेट्रेड जो नफरत होती है, ये भी तो डिजायर जितनी ही खतरनाक है। However, he lessens the importance of hatred but still presents it as he having the ability to lead the destruction of the world if it were to happen for a second time. तो उन्होंने कहा कि भाई हेट्रेड भी इतनी ही ताकत रखती है, मतलब अगर ऐसा हुआ कि दुनिया का कभी दूसरी बार अंत आना हो, तो नफरत से भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है, बातें वही है, क्वेश्चन वही है भाई, दो स्टैंजा की तो पोएम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ये करते क्या है, स्मार्टली आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स हो सारे टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ऑलराइट, So dear students, with this we end the wonderful session for MIQs. उम्मीद करती हूँ आपको जो है काफ़ी कुछ चीज़ें जो है इस सेशन से सीखने को मिली होंगी। तो भाई अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से जारी रखो, पढ़ते रहो मेरे साथ। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।